सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 27 तारीख के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे हमारे सामने खबर है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जूनियर साहब द्वारा बातें हुई तमाम मुद्दों को लेकर, और उसी को लेके ये छोटा सा कमेंट्री है। इसके अलावा मलयालम फिल्म जगत में चल रहे महिलाओं का उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट, आय असमानता एवं जीवन में आगे जाने के कम अवसर के संबंध में जो हेमा समिति ने अपनी रिपोर्ट जारी करी थी, जिस रिपोर्ट को रोकने के लिए माफिया से लेकर राजनीतिक लोग लगे हुए थे, डरे हुए थे कि रिपोर्ट कहीं बाहर ना आ जाए। तो हेमा समिति रिपोर्ट ने जैसे ही बाहर सबके सामने आई तो ये सारी बातें हमारे सामने आई कि मलयालम जगत, फिल्म जगत में महिलाओं को लेके बहुत ही बुरी हालत है। खुद एक्टर मोहनलाल, जो कि साउथ के बड़े एक्टर हैं, उन्होंने फिल्म एसोसिएशन से के पद से रिज़ाइन कर दिया है। वो उसके हेड थे। न्यायमूर्ति हेमा कमेटी की रिपोर्ट में महिलाओं के उत्पीड़न के चौंकाने वाले खुलासों का सामना कर रहे मलयालम फिल्म उद्योग में सोमवार को उस समय और खलबली मच गई जब अन्य महिला कलाकार भी यौन उत्पीड़न के आरोपों के साथ सामने आई। कुछ फिल्मों में नजर आ चुकी अभिनेत्री मीनू मुनीर ने अभिनेता से विधायक बने एम मुकेश, जयसूर्या, मणिया पिल्ला राजू और इंदा वेल्ला बाबू के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। देखते हैं कैसे ये आरोप जितने आते रहेंगे। हमें तो उम्मीद है कि महिलाओं को लेके समानता हो समाज में, आर्थिक और सामाजिक रूप से उनको बराबर के अवसर दिए जाएं ताकि वो भी समाज में अपना बेहतर कर पाएँ। बहरहाल आगे बढ़ेंगे तो पहाड़ उत्तराखंड को लेके है, बर्फ़ पिघलने से छोड़िए। हम अपने संपादकीय की ओर बढ़ते हुए जाएंगे तो आज हमारा शुरुआत होगी कल्प मेधा से। और आज कल्प मेधा है, बांटो और राज करो एक अच्छी कहावत है, लेकिन एक होकर आगे बढ़ो इससे भी अच्छी कहावत है, कोथे साहब ने कहा। और अभी कुछ दिन पहले, कल ही, माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही। बहरहाल आज का लेख है अंतरिक्ष में नई ज़मीन की तलाश, और यह संपादकीय लिखा है अभिषेक कुमार सिंह जी द्वारा। भारत सरकार का एक आकलन है कि अगले कुछ वर्षों में देश अंतरिक्ष क्षेत्र में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस क्षेत्र के ज़्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि चंद्रयान-3 की अभूतपूर्व सफलता के बाद भारत के लिए ऐसा करना मुश्किल नहीं है। भारत में जगते इस भरोसे की नींव असल में पिछले वर्ष 23 अगस्त 2023 की को रखी गई थी। उस दिन भारतीय इसरो के मून मिशन उतरा था। बेसिकली हमने जो चंद्रयान 3 मिशन था वो हमने मून के साउथ पोल में लैंड करवाया था ताकि हम एक्सप्लोर कर पाएँ। और विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर अपना काम शुरू कर रहा है। वो सैंपल्स कलेक्ट कर रहा है मून की सतह से। तो चंद्रयान 3 हमारी स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत है। इसी को लेकर यह लेख बता रहा है हमको। और हमारा भी जो टारगेट है कि मून में हम सतह के नीचे जो पानी का जिक्र होता है उसके सैंपल्स कलेक्ट करें और जानने का प्रयास करें कि क्या वहाँ की हकीकत में कभी पानी रहा है। इसरो ने कहा कि अब उसका ध्यान चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 के प्रक्षेपण पर है।
इसे इस रूप में भी देखा जाना चाहिए कि चंद्रयान, मंगलयान और भावी गगनयान जैसी परियोजनाएं देश को आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करेंगी। इस क्षेत्र में मिलने वाली हर कामयाबी देश की युवा पीढ़ी को अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रति प्रोत्साहित करेंगी और वह इसके एक सम्मानजनक पेशे के तौर पर अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। भारत बेहद सस्ती दरों पर रॉकेट और अंतरिक्ष यानों के प्रक्षेपण के बाजार में खुद को एक बड़े खिलाड़ी के रूप में पेश कर रहा है। साथ ही वह अंतरिक्ष में खनन की इन संभावनाओं को सरकार साकार करने की दिशा में बढ़ा सकता है। भारत का जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है वो भी बहुत आगे जा रहा है। हालांकि अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसीज के सामने हम लोगों ने इतना अच्छा कुछ अचीव नहीं करा है। अच्छा, मून एक्सप्लोरेशन का एक और मैं फैक्ट बताऊँ आपको कि ज़्यादातर देशों ने जो है वो या तो मून के इक्वेटोरियल या मिड लैटिट्यूड्स पे लैंड करा है। हम ही हैं जो कि साउथ पोल पे लैंड करे हैं, नीचे की तरफ हम यहाँ पे लैंड करे हैं। तो साउथ पोल पे हम पहले व्यक्ति हैं, फर्स्ट है। और बाकी पे तो कई देश अमेरिका, चाइना सब आके अपना वहाँ पे लैंड कर चुके हैं। रही बात चाइना की, तो भारत के बाद कामयाबी चीन के खाते में दर्ज हुई जब जून 24 में उसका यान चैंग-ई 5 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव स्थित बेसिन एटकन में उतरा। चंद्रमा का यह हिस्सा पृथ्वी से नजर नहीं आता। निश्चय ही भारत और चीन अंतरिक्ष में आज जिस जगह पर है उसमें उस क्षेत्र पश्चिमी दबदबे को ठोस चुनौती मिली है। और साथ ही देखिए, हम एशियन कंट्रीज़ हैं। अभी तक स्पेस एक्सप्लोरेशन में वेस्टर्न कंट्रीज़ का हाथ था, दबदबा था, मगर अब एशियन कंट्रीज चाइना, इंडिया भी इसमें पीछे नहीं है। भारत के मार्स मिशन, मंगलयान और फिर चंद्रयान 1 और चंद्रयान 3 की कामयाबी ने वह रास्ता दुनिया को दिखाया है कि इरादे पक्के हों तो आर्थिक मजबूरियां भी आखिर से घुटने टेक देती हैं। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव स्थित बेसिन अटकन यानी जितने खर्च में बेसिकली हम ये बात करना चाह रहे हैं कि इसरो ने बहुत ही कम पैसों में ये मिशन संभव करा था, जो कि बाकी देशों ने बहुत ही महंगे में करा था। भारत के मार्स मिशन, मंगलयान और फिर चंद्रयान 3 कामयाबी हमारे लिए तो एक मार्गदर्शन रहेंगी। और चंद्रयान ही नहीं, चंद्रमा ही नहीं, हमने सूर्य पे हमारा आदित्य L1 मिशन भी लगा दिए, जो कि ऑब्जर्व करेगा सूर्य को। आज अगर इसरो सूर्य के अध्ययन, चंद्रमा के खनिजों को दोहन और अंतरिक्ष में इंसानों को पहुंचाने वाले गगनयान जैसे कार्यक्रमों के संचालन का दम भरता है तो कोई उसकी क्षमताओं पर सवाल नहीं उठाता। मानवता के इतिहास में ये पहली बार है कि भारत और चीन जैसे देश चंद्रमा के जटिल हिस्से में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इसरो ने की माने तो चांद का दक्षिणी ध्रुव कई मायनों में भावी चंद्र मिशन के द्वार खोलने वाला साबित होगा। मतलब जो हम जान पाएंगे साउथ पोल मून से, बहुत ही बेहतर रहेगा हमारे वैज्ञानिक जगत के लिए। पहले तो ये है कि हमेशा छाया में रहने वाला इस हिस्से के बेहद ठंडे क्रेटर्स में जमी हुई बर्फ़ के भंडार हो सकते हैं। अच्छा, बर्फ़ के भंडार हो सकते हैं जो पानी के बड़े स्रोत होंगे। यहाँ जीवाश्म का खजाना मिल सकता है, जहाँ हीलियम 3 जैसे बहुमूल्य खनिज मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। 1 टन हीलियम की मौजूदा कीमत करीब $5 अरब हो सकती है और अंदाज़ा है कि चंद्रमा से 2.5 लाख टन हीलियम 3 पृथ्वी तक ढोकर लाया जा सकता है। ये ऐसी अकृत संपदा होगी जिसकी कीमत कई लाख करोड़ डॉलर मानी जा रही है। इसरो ने दक्षिण ध्रुव की चट्टानों में लोहे का अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि की मौजूदगी का अंदाज़ा लगाया है। वह खोजबीन बिना वहां रोवर उतारे मुमकिन नहीं है, जिसकी शुरुआत पहले चंद्रयान 3 और फिर चीनी यान के रोवर ने कर दी। अगर चांद पर ये खनिज मिले, वहाँ भरपूर पानी मिला, तो ना सिर्फ चंद्रमा पर इंसानी बस्तियां बसाने की संभावनाओं को एक ठोस आधार मिल जाएगा, बल्कि इस चांद ही नहीं बल्कि पृथ्वी के निर्माण के नए रहस्यों का खुलासा हो सकता है। अमेरिका, रूस, जापान और यूरोप संघ की चंद्रमा के प्रति दिलचस्पी बढ़ने की एक बड़ी वजह यह भी है कि आगे चलकर चंद्रमा को दुर्लभ अंतरिक्षीय सूचनाओं के केंद्र के रूप में विकसित किए जाने वाला है। 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अंतरिक्ष में भेजा गया चंद्रयान 1
अच्छा, चंद्रयान-1 कब भेजा गया था? 2008 में भेजा गया था, ये ध्यान रखना। चंद्रयान-1 CH-1 कब भेजा गया था? 22 अक्टूबर 2008। ठीक है। चंद्रमा की सतह से करीब 100 किलोमीटर ऊपर चाँद के तकरीबन हर हिस्से के ऊपर से गुजरे चंद्रयान-1 ने पता लगाया था कि चंद्रमा के ध्रुवीय इलाकों में पानी की भारी मात्रा बर्फ़ की शक्ल में मौजूद हो सकती है। ये वाक़ई पानी नहीं है। इसकी पुष्टि तब हुई थी जब चंद्रयान-1 के साथ भेजे गए अमेरिका मून मिनरल्स मैपर, अमेरिका ने अपना एक जो है मिनरल्स के बारे में जानने के लिए कि मून पे कौन से मिनरल्स हैं, एक मैपर भेजा था, एक आपका डिवाइस, एक रोवर आपका। इसका काम था कि मैपिंग करना कि कौन से मिनरल्स कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं। ने वहाँ से एक मात्र एकत्रित डेटा का विस्तृत अध्ययन किया। नासा का यह अध्ययन PNAS जर्नल में प्रकाशित हुआ था। यह अध्ययन चाँद की ऊपरी पतली परत में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मौजूदगी तथा उनके रासायनिक संबंध पर केंद्रित था। तो असल में जो हमने चंद्रयान भेजा था और साथ में यूएस का मिनरल्स मैपर भी गया था M3, वो हमें वहीं से क्लियर हो गया था कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की वहाँ मात्रा है। मतलब कि वहाँ पे कोई ना कोई तरीका तो है पानी के होने का, या वो जमा भी हो सकता है और जमा ही होगा। आज हम ये बात बेखटे कह सकते हैं कि चंद्रयानों की बदौलत भारत की तकनीक का एक अहम पड़ाव पार कर लिया, जो कि बहुत सही बात भी है। हमने स्पेस जगत में बहुत ही अच्छा नाम कमाया है। फिलहाल इस आर्टिकल से आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या निकलना चाहिए कि आप आज अध्ययन करिएगा भारत के मून मिशंस के बारे में। मून मिशंस के बारे में एक क्रोनोलॉजी याद करने का प्रयास करिएगा स्पेस मिशंस के बारे में, भारत के स्पेस मिशंस के बारे में। चंद्रयान चंद्रयान-1 जहां 2008 को मिशन करा गया था, वहीं पे आज 2023 में हमने चंद्रयान-3 रोवर भेजा है। चंद्रयान-1 से हमें क्लियर हो गया था कि मून को अध्ययन करने की ज़रूरत है और मून में बहुत सी ऐसी बातें हैं, मिनरल्स, हाइड्रोजन, हीलियम, जो कि हमें, अगर हमारे वैज्ञानिकों को पुष्टि हो जाती है कि हाँ, ये वहाँ पे मौजूद है, तो हम बहुत अच्छा अध्ययन कर सकते हैं खनिजों को लेकर। साथ ही साथ आप मून के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं, तो आप एक बार आदित्य L1 स्पेस में जो हमने सूर्य के अध्ययन करने के लिए भेजा है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। देखिए, ऐसे ही करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले जाते हैं। आदित्य L1 कहाँ भेजा गया? ये आपका सन एक्सप्लोरेशन के लिए भेजा गया है। कहाँ भेजा गया है? सूर्य की अध्ययन के लिए, उसकी आउटर लेयर्स के अध्ययन के लिए भेजा गया है। भारत ने जापान के साथ मिलके एक मिशन करा था, करने वाला है, ल्यूमेक्स नाम का। ये होने वाला, ये फ्यूचर में है अब, बहुत जल्दी भारत ने जापान के साथ मिलके। ठीक है। शोषण का पर्दा, ये हेमा कमेटी रिपोर्ट को लेके लेख है। मैं इस पे कल बहुत विस्तृत बातचीत कर चुका हूँ, तो मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। बहरहाल बहुत ही हलचल मच गई है फिल्म जगत में मलयालम फिल्म उद्योग में महिला कलाकारों के शोषण के मसले पर 2017 में गठित हुई न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट में अब सामने आने के बाद कुछ पुराने मामले भी उभर रहे हैं। गौरतलब है कि एक अभिनेत्री ने मलयालम फिल्म के एक निर्माता रंजीत पर अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाया, जिसके बाद रविवार को रंजीत ने केरल चित्रकला अकादमी के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया। अभी तो देखिए और बातें निकल के आएंगी, आरोप लगेंगे, आरोप की पुष्टि करी जाएगी। दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि आज भी महिलाओं को अस्मिता की लड़ाई लड़नी पड़ रही है अपने। हम बात तो करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, मगर वुमेन को आज भी अपने बेसिक सोशल रिस्पेक्ट के लिए लड़ना पड़ रहा है। जेंडर
जेंडर पे गैप, पुरुष और मेल के बीच में जो पेमेंट का गैप है वो बहुत ज़्यादा है। हेमा कमिटी रिपोर्ट में बताया भी गया है कि एक महिला एक्ट्रेस और एक पुरुष एक्टर में जो पेमेंट प्रोडक्शन हाउस देता है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। और साथ ही सबसे बड़ी बात तो ये भी नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज भी महिलाओं को अपने सम्मान के लिए लड़ना पड़ रहा है। और हालांकि हेमा कमेटी रिपोर्ट ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे इस समस्या को उजागर तो करा ही, मगर ये समस्या यथार्थ समाज की पूरी है। ऐसा ना जाने कितनी घटनाएं काम नहीं मिलने और यहाँ तक कि प्रतिबंध लगाए जाने के हालात और मजबूरी के दुख में दब कर रह जाती होंगी। और पर्दे पर चलती कहानियों के आधार पर फिल्म जगत की भीतरी दुनिया के बारे में लोग सकारात्मक राय बनाते होंगे, मगर इस दुनिया में महिलाओं के लिहाज में हकीकत कई बार उलट भी हो सकती है। किसी फिल्म की कहानी महिलाओं से होने वाली भेदभाव, उनके शोषण से जुड़े मुद्दे उठाती दिख सकती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उस निर्माण से जुड़े समूहों में महिलाओं के हक पर और सम्मान का भी उतना ही ख्याल रखा गया हो। हिंदी फिल्म उद्योग में महिला कलाकारों को खास तौर पर फिल्म दुनिया में जगह बनाने पहुंची नई युवतियों को किसी विपरीत परिस्थितियों और कई बार शोषण का सामना करना पड़ता है। इससे संबंधित खबरें पहले भी आती रही हैं। एक अघोषित चलन के तौर पर कास्टिंग काउच नई महिला कलाकारों के लिए क्या साबित होता होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। और साथियों, विशेषकर अगर आपको याद हो, जो इंटरनेशनली कैंपेन चला था, मी टू कैंपेन, मी टू, ये था हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे हॉलीवुड में सेक्सुअल हरासमेंट कैंपेन था, जिसमें ये बड़े बड़े एक्टर्स का नाम आया। बड़े बड़े एक्टर्स जो कि हॉलीवुड के बड़े अभिनेता हैं, सेक्सुअल हरासमेंट केसेस में उनका नाम आया था। तो मतलब ये समस्या सिर्फ भारत की नहीं, ये समस्या आज इस विश्व की है। तभी तो मैंने कहा ना कि आज भी महिलाओं को सम्मान के लिए लड़ना पड़ रहा है। ये अगला लेख जो है, ये असल में जो आए दिन रील्स का कल्चर चल गया है युवाओं में, शॉर्ट्स का वीडियो बनाने के लिए अपने आप को जोखिम में डाल देते हैं, उसको लेकर है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर निगाह डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस ने यूक्रेन पर 100 से ज़्यादा मिसाइल दागी हैं। और हालांकि यूक्रेन ने भी अब पीछे हटने का कोई निर्णय नहीं लिया। उसने स्वनिर्मित अपनी मिसाइल प्रणाली बनाई है, जिससे वह ऑलरेडी यू रूस के कई ठिकानों पर हमला कर चुका है। और आज के लिए रखते हैं, जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाए वेबसाइट पर डाल देंगे। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।